हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इससे पहले की क्लास में हम देखे थे डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, और ये डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है और इसकी डेफिनेशन हमने स्टडी किया था इससे पहले की वीडियो में। और हमने ये देखा था कि डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की मीनिंग क्या होती है। हम दो तरीके से डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को डिफाइन किए थे, और उसके बाद हमने देखा कि टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। तो हमने ये देखा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन को डिस्क्राइब किए हैं। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन को हमने डिस्क्राइब किया, और आज हम देखेंगे कि आयनिक पोलराइजेशन क्या है। तो आइए हम फ्रेंड्स देखते हैं कि आयनिक पोलराइजेशन क्या है। सेकेंड नंबर है आयनिक पोलराइजेशन। तो आइए हम आयनिक पोलराइजेशन को आज स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार इसके नाम से स्पष्ट है आयनिक पोलराइजेशन, तो ये आयनिक पोलराइजेशन जो आयनिक क्रिस्टल्स हैं उसी में प्राप्त होती है। दैट मीन्स आयनिक पोलराइजेशन किस में होता है? आयनिक क्रिस्टल में होती है। तो हम आयनिक क्रिस्टल के एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास सोडियम क्लोराइड आयनिक क्रिस्टल है, जिसमें सोडियम के पॉजिटिव आयन और जो क्लोरीन के नेगेटिव आयन हैं वह एक दूसरे से आयनिक बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अब हम देखते हैं, मान लेते हैं हमारा ये एक सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है, जिसमें ये सोडियम के और क्लोरीन के आयन आपस में आयनिक बॉन्ड्स के द्वारा ऐड हैं, और ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट में स्थित है। और इक्विलिब्रियम स्टेट में सपोज इनकी बीच की जो डिस्टेंस है, दैट मीन्स ये डिस्टेंस सपोज स्मॉल डी है। तो इस केस में चूँकि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आपस में एक सर्टेन डिस्टेंस पे सिचुएटेड हैं, देयरफॉर ये एक डाइपोल की तरह एक्ट करेगी, और इसमें इंट्रिंसिक जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी ये हम देखते हैं। इसमें इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट उपस्थित है, तो उस इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी ये हम देखते हैं। तो इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू यहाँ पर इक्वल है ईडी के, अर्थात यहाँ पे डी क्या चीज़ है? दोनों जो आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, उनके बीच की डिस्टेंस है, और ये ई है वह दोनों आयन में से किसी एक आयन में उपस्थित जो चार्ज की वैल्यू है। तो दिस इज द इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट। अब फ्रेंड्स, अब जब हम इस जो आयनिक क्रिस्टल्स हैं, ये सोडियम क्लोराइड के जो आयनिक क्रिस्टल्स है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तब क्या होता है? जो सोडियम क्लोरीन और सोडियम के जो आयन हैं उसमें इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट होती है, और इस इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट के कारण जो सोडियम और क्लोरीन के जो आयन हैं अपने इक्विलिब्रियम स्टेट से डिस्प्लेस हो जाती हैं। और आइए किस प्रकार डिस्प्लेस होते हैं वो हम देखते हैं। हम यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई किए हैं, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं सोडियम क्लोराइड के, उसमें इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट हुआ है। दैट मीन्स हम देख पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया, और जो नेगेटिव आयन है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया। और इस प्रकार की इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट के कारण, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट के कारण, जो इनमें जो इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट जो उपस्थित होता है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि
इस केस में जो इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है, अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच की डिस्टेंस है डी की वैल्यू, वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण डाइपोल मोमेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है, और इसे ही हम आयनिक पोलराइजेशन कहते हैं। और ये आयनिक जो पोलराइजेशन है वह अप्लाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू पर डिपेंड करती है। दैट मीन्स यदि इस केस में जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है वह यदि पी हो, आयनिक के लिए पी हम ले लेते हैं, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लेंगे अल्फा आई, और यहाँ पे अल्फा आई क्या चीज़ है? अल्फा आई इज कॉल्ड आयनिक पोलराइजेबिलिटी, आयनिक पोलराइजेबिलिटी। और फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो इसमें इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट हुआ है वह तब तक होती है जब तक जो आयनिक बॉन्डिंग फोर्सेस है वह उसके इक्वल ना हो जाए। दैट मीन्स जो आयनिक बॉन्डिंग फोर्सेस है वह इसके इस इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट को रोकता है, और उस जो आयनिक बॉन्डिंग फोर्सेस है उसको हम रीस्टोरिंग फोर्स भी कह सकते हैं। और जब आयनिक बॉन्डिंग फोर्सेस और एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो आयंस पे लगने वाले फोर्सेस है वह इक्वल और अपोजिट हो जाती है, तब इनका इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट रुक जाती है और वह एक इक्विलिब्रियम की स्टेट में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर पहुंच जाती है। तो आइए हम इस जो आयनिक पोलराइजेशन है उसके लिए फार्मूला डिराइव करते हैं। मान लेते हैं वही हमारे पास सोडियम का जो सोडियम क्लोराइड है उसकी क्रिस्टल है, उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्शन के कारण जो पॉजिटिव आयन सोडियम है और वह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है, और सपोज जो पॉजिटिव आयन है उसकी डिस्प्लेसमेंट x1 होती है, और जो नेगेटिव आयन क्लोरीन है वह उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और मान लेते हैं जो क्लोरीन है उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, वह x2 है। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि जो आयंस है उसके नेट डिस्प्लेसमेंट यदि x है तो दिस विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 के इक्वल होगी, क्योंकि जो पॉजिटिव आयंस है उसकी डिस्प्लेसमेंट x होती है और नेगेटिव आयन की डिस्प्लेसमेंट x2 होती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगी वह x है, तो उसकी वैल्यू होगी x1 प्लस x2। अब फ्रेंड्स, जैसा कि हमें मालूम है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होती है, तो डिस्प्लेसमेंट होने का कारण क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर लगने वाले फोर्स। तो जो पॉजिटिव आयन है वह उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स है प्लस ई, और निगेटिव जो आयन है क्लोरीन के उस पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाले फोर्स है वह माइनस ई है। और फ्रेंड्स, इससे पहले हमने ये देखा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो आयंस है वह पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन है वह अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है। तो जब ये इनमें इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट होती है तो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करने लग जाती है, आयनिक बॉन्डिंग फोर्स एक्ट करने लग जाती है, और उसकी वैल्यू सोडियम आयन पर भी अप्लाई होती है और जो क्लोरीन आयन है उस पर भी अप्लाई होती है। तो हम देखते हैं जो रीस्टोरिंग फोर्स है जो सोडियम आयन पर अप्लाई होती है उसकी वैल्यू सपोज माइनस K1x1 है, और जो क्लोरीन आयन है उस पर लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स या आयनिक बॉन्डिंग फोर्स उसकी वैल्यू है प्लस K2x2। तो यहाँ पर जो K1 और K2 है वह क्या है? फोर्स कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू दिया जाता है K1 इज इक्वल टू कैपिटल M1 ओमेगा 0 स्क्वायर, और K2 की वैल्यू है स्मॉल m
ओमेगा जीरो स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल एम और स्मॉल एम क्या है, यहाँ पे कैपिटल एम है मास ऑफ द पॉजिटिव आयन और स्मॉल एम इज द मास ऑफ द नेगेटिव आयन एंड ओमेगा जीरो इज द नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल। जो सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल है उसका नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है जो ओमेगा जीरो है वह, और कैपिटल एम और स्मॉल एम रेस्पेक्टिवली जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की मास को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट होती है। तो जब इक्विलिब्रियम की स्टेट आती है तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की शिफ्टिंग रुक जाती है। दैट मीन्स इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स एक दूसरे के इक्वल एवं अपोजिट होगा। तो हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे दोनों फोर्स को हम इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ई है वह क्या है, पॉजिटिव आयन पे लगने वाले फोर्स है, और K1 X1 जो कि यहाँ पर ये माइनस K1 X1 है वह पॉजिटिव आयन पे लगने वाले जो रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू है वह इक्वल एंड अपोजिट होगा, जिसके कारण हम इसको प्लस साइन में लिए हैं। तो ई इज इक्वल टू क्या हो गया, K1 X1, और सिमिलरली जो नेगेटिव जो आयन है उस पर लगने वाले फोर्स ई इज इक्वल टू K2 X2 होगी। अब इन दोनों इक्वेशन से, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, X1 और X2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो X1 की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो X1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ई बाई K1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि K1 की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देते हैं। K1 इज इक्वल टू इस कैपिटल M ओमेगा जीरो स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ K1। तो K1 की वैल्यू पुट करने पर हमें X1 की वैल्यू ये प्राप्त होती है। सिमिलरली इस इक्वेशन से हम X2 की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो X2 की वैल्यू क्या है, E अपन K2, और K2 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं तो हमें मिला E अपन स्मॉल m ओमेगा जीरो स्क्वायर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ X2। तो फ्रेंड्स X1 और X2 की वैल्यू हमने प्राप्त कर लिया, और X1 और X2 की वैल्यू प्राप्त कर लिए। तो हम अब देखते हैं कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर X की वैल्यू, उसकी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर हम X1 और X2 की वैल्यू पुट करके। तो आइए हम देखते हैं कि X1 और X2 की ये वैल्यू हम पुट करते हैं। तो X इज इक्वल टू क्या है, ई अपान m ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस ई अपान स्मॉल m ओमेगा जीरो स्क्वायर। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं ई और ओमेगा जीरो स्क्वायर जो है कांस्टेंट है इन बोथ टर्म्स, देयरफॉर हम ई अपान m ओमेगा जीरो स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा x इज इक्वल टू हो जाएगा ई अपान ओमेगा जीरो स्क्वायर, और ये फर्स्ट टर्म में बचेगा 1 बाई कैपिटल M, और सेकेंड टर्म में बचेगा 1 बाई स्मॉल m। तो फ्रेंड्स हमें ये क्या मिला, हमें ये मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जो नेट डिस्प्लेसमेंट होती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में उसकी वैल्यू हमें प्राप्त हुई है। अब नेट डिस्प्लेसमेंट यदि हम निकाल लिए तो हम इसके हेल्प से जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। देयरफॉर इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट P विल बी इक्वल टू E इंटू X। By putting the value of X here, P will be induced dipole moment P will be equal to E square E upon omega 0 square into 1 by M plus 1 by small m। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि इस E को अलग कर दें, ये हमारा इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट हो, और हमने देखा कि इंड्यूस्ड जो डाइपोल मोमेंट है PI दिस विल बी इक्वल टू अल्फा आई ई, अर्थात E को अलग रखें तो जो यहाँ पर रिमेनिंग टर्म है वह क्या होगी, अल्फा आई की वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ E को अलग करें तो जो रिमेनिंग टर्म है दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा आई। सो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी अल्फा आई इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर इंटू 1 बाई m प्लस 1 बाई स्मॉल m। ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू है।
और हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी कि इस एक्सप्रेशन से देखने से हमें क्या स्पष्ट होता है या इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू किस पर डिपेंड करता है वो हम देखते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी है वह मॉलिक्यूल्स की नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अल्फा आई इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा 0 स्क्वायर एंड जो अल्फा आई है वह जो मॉलिक्यूल हैं उसके रिड्यूस्ड मास, दिस इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास, इस रिड्यूस्ड मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पर टेम्परेचर वाला कोई भी टर्म उपस्थित नहीं है। देयरफॉर वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। फ्रेंड्स सॉरी, यहाँ पर आयनिक पोलराइजेशन की जगह पर कुछ जगह इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन वर्ड्स यूज़ किया गया है, तो प्लीज़ एक्सेप्ट दैट एज आयनिक पोलराइजेशन इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। और इससे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन हमने पढ़ा उसमें भी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है और आयनिक पोलराइजेशन भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो इस प्रकार अल्फा आई की वैल्यू किस पर डिपेंड करता है वो हमने इस फार्मूले से देखा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि द आयंस एक्सपीरियंस इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन इन एडिशन। इसके अलावा यहाँ पे आयनिक पोलराइजेशन के अलावा जो आयंस हैं, हमने पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन सभी प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस उसमें होती है। तो यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड आयंस लिए हैं वह आयनिक पोलराइजेशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन भी एक्सपीरियंस करती है। तो यहाँ हम देखें, फॉर मोस्ट मटेरियल द आयनिक पोलराइजेबिलिटी इज लेस देन द इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। हमारे पास जो अधिकांश मटेरियल होती है उसमें जो आयनिक पोलराइजेबिलिटी है वह इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी से कम होती है और जनरली उसकी वैल्यू जो है अल्फा आई यदि आयनिक पोलराइजेबिलिटी है तो दिस विल बी इक्वल टू अल्फा ई अपॉन 10। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी है वह आयनिक पोलराइजेबिलिटी के 10 टाइम्स होती है। देन अब यहाँ पर हम आयनिक पोलराइजेशन निकालें। आयनिक पोलराइजेशन मतलब क्या होती है कि इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यदि पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस यदि n हो, देन इन दिस केस आयनिक पोलराइजेशन will be equal to Pi is equal to n alpha I e, n alpha I e। अब अल्फा आई की जो वैल्यू है आयनिक पोलराइजेबिलिटी उसकी वैल्यू पुट करें तो पी आई जो आयनिक पोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है उसकी वैल्यू होगी एन ई स्क्वायर अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू 1/m प्लस 1/m इंटू ई। तो फ्रेंड्स दिस इज द फार्मूला फॉर आयनिक पोलराइजेशन। और हम देखते हैं कि जो आयनिक पोलराइजेशन है वह बिल्डअप होने में जो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन है उससे थोड़ा ज़्यादा समय लेता है और इसकी जो ऑर्डर होती है वह 10 to the power of -11 से 10 to the power of -14 सेकेंड्स की ऑर्डर में होती है और ये टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस नहीं होती है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये आयनिक पोलराइजेशन फिनिश हुआ और इस प्रकार हमने आयनिक पोलराइजेशन के लिए फार्मूला डिराइव किए सोडियम क्लोराइड जो आयनिक क्रिस्टल है उसका एग्जाम्पल लेकर। तो आइए हम देखते हैं कि इसके बाद जो नेक्स्ट पोलराइजेशन है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट पोलराइजेशन है ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन। तो हमारा नेक्स्ट है ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन। फ्रेंड्स इस प्रकार की जो पोलराइजेशन है वह जो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स मटेरियल है उसमें प्राप्त होती है, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स मटेरियल में प्राप्त होती है।
और जो पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैं उसके एटम में या मॉलिक्यूल्स की नेट डाइपोल मोमेंट होती है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है। किसका? जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं, जो ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है उसके जो एटम हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उसकी परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना हो तो भी उसके एटम या मॉलिक्यूल्स की परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंटी में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ना हो, दैट मीन्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं किए रहते हैं तो उस केस में इसके जो डाइपोल्स हैं, जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं उसके डाइपोल्स हैं, वह थर्मल एजिटेशन के कारण रैंडमली ओरिएंटेड होती हैं। और रैंडमली ओरिएंटेड होने के कारण उनकी जो पूरे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैं उनकी जो नेट डाइपोल मोमेंट है वह जीरो होती है, क्योंकि रैंडमली ओरिएंटेशन के कारण एक डाइपोल की जो डाइपोल मोमेंट है वह दूसरे डाइपोल की डाइपोल मोमेंट को कैंसल आउट कर देते हैं। और ये थर्मल एजिटेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंटी में रैंडमली ओरिएंटेड होती है किसी भी डायरेक्शन में। आइए हम इसको देखते हैं। फ्रेंड्स, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जाम्पल्स हैं, ये फिगर हैं, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हर एटम जो है एक डाइपोल है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज हैं उसकी सेंटर अलग अलग है। दैट मीन्स उसकी एक सर्टेन डाइपोल मोमेंट है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंटी में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो तो उस केस में हम देख पा रहे हैं कि ये सभी एटम्स रैंडमली ओरिएंटेड हैं, और रैंडमली ओरिएंटेड होने के कारण इनकी जो नेट डाइपोल मोमेंट होती है वह जीरो होती है। लेकिन जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसके जो एटम्स हैं उनमें एक टार्क लगती है। दैट मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है उस पर इक्वल एवं अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, जिसके कारण ये जो एटम्स हैं वह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, अर्थात एक सर्टेन डायरेक्शन में अलाइन होने का प्रयास करती है, एक सर्टेन डायरेक्शन में अलाइन होती है। और ये एक सर्टेन डायरेक्शन में अलाइन होने के कारण इसमें जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसमें एक नेट डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर क्या इफ़ेक्ट होती है। तो हमारा ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है और इस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इस डायरेक्शन में। तो हम देख पा रहे हैं कि जितने भी डाइपोल्स है वह एक सर्टेन डायरेक्शन में अलाइन हो गया है। ये कंप्लीट अलाइनमेंट नहीं होती है क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, और जो थर्मल एजिटेशन के कारण जो एटम्स है उसका कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइनमेंट नहीं होती है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वह इसको रेंडमाइज करने का प्रयास करता है। टेम्परेचर के कारण ये रेंडमाइज होने का इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण ये कम्प्लीटली अलाइन नहीं होती है। फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है उसके वैल्यू के आधार पर इसकी अलाइनमेंट होती है, और इसकी वैल्यू जो है इसमें एक निश्चित डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाती है। चूँकि यहाँ पर जो डाइपोल्स हैं अर्थात एटम या मॉलिक्यूल्स हैं
उसका रोटेशन होती है। इस कारण से जो ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन है उसको बिल्डअप होने में या सेटअप होने में जो आयनिक या इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन है उससे ज़्यादा टाइम लगता है, और इसकी जो टाइमिंग है वह लगभग 10 टू द पावर ऑफ माइनस जो 10 सेकेंड के ऑर्डर की होती है, या फिर इससे अधिक भी हो सकता है, या फिर इससे जो अधिक भी हो सकता है। और हमने पहले बताया कि ये स्ट्रांगली टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, स्ट्रांगली टेम्परेचर डिपेंडेंट। जो ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन है वह स्ट्रांगली टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो आइए हम जो ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन है उसके लिए फार्मूला डिराइव करते हैं, और इसके फार्मूला जो निकलता है उसे हम लैंगजुइन-डिबाई थ्योरी भी कहते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी या ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले एक पोलर डाइलेक्ट्रिक गैस ले लेते हैं और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करेंगे तो जो इंडिविजुअल जो एटम्स हैं जैसे इस प्रकार, वह क्या है, टार्क फील करता है, और इस टार्क के कारण वह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने का प्रयास करता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड सफिशिएंटली स्ट्रांग हो तो उस कंडीशन में सभी डाइपोल्स हैं, गैस की सभी डाइपोल्स जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कंप्लीटली अलाइंड हो जाती है। और इस केस में जो ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन है वह सैचुरेशन वैल्यू को प्राप्त कर लेता है, और दैट विल बी इक्वल टू PO इज इक्वल टू NP। ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन PO इज इक्वल टू NP। वहाँ पे P क्या है, जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू है, एंड N इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम। ये यहाँ पे बताया गया है, N इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूलर डाइपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रांग हो तो उस केस में जो मॉलिक्यूल्स है वह कम्प्लीटली अलाइंड हो जाती है फील्ड की डायरेक्शन में, और ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन सैचुरेशन वैल्यू में पहुंच जाती है। लेकिन हम यहाँ आगे देखते हैं कि जो थर्मल इफेक्ट के कारण हमें सैचुरेशन की वैल्यू प्राप्त नहीं होती है। दैट मीन्स डाइपोल अलाइनमेंट इज नॉट कंप्लीट। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये मच लेस देन द सैचुरेशन वैल्यू होती है। ये जो गिवन वैल्यू है उससे कम होती है। और ये क्यों होती है? दिस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यह टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण जो ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन है उसकी वैल्यू सैचुरेशन वैल्यू से काफ़ी कम होती है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वह ऑर्डरिंग इफेक्ट पर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो ऑर्डरिंग इफेक्ट होती है उस पर काउंटर एक्ट करती है, जिसके कारण थर्मल जो एजिटेशन होती है, और इस थर्मल ओरिएंटेशन के कारण जो डाइपोल्स की जो ओरिएंटेशन है वह रेंडमाइज होने का प्रयास करती है। और इस प्रकार हमें जो थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में एक मॉडेस्ट ओरिएंटेशन हमें प्राप्त होती है, डाइपोल्स की मॉडेस्ट ओरिएंटेशन हमें प्राप्त होती है। और इक्विलिब्रियम के स्टेट में यदि हम इक्विलिब्रियम की स्टेट देखें तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, और थर्मल एजिटेशन के कारण जो रेंडमाइजेशन इफेक्ट है तो उन दोनों के कारण एक इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। तो इस इक्विलिब्रियम स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स है, जो डाइपोल मॉलिक्यूल्स है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड से 0 से पाई रेडियंस तक के एंगल्स की डायरेक्शन में ओरिएंटेड होती है। और जो डाइपोल्स हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गिवन बाय U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, वेयर P इज द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। अब ये हमने ये देखा कि जो सिंगल जो डाइपोल्स हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय दिस
u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। लेकिन यदि हम देखें कि जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है उसके आधार पर जो नंबर ऑफ पोल्स हैं, डाइपोल्स हैं, जिनकी ओरिएंटेशन थीटा व थीटा प्लस डी थीटा के जो बीच होती है, उसकी जो वैल्यू है अर्थात वैल्यू ऑफ डी एन इज प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर माइनस यू बाई के टी इंटू डी ओमेगा। दैट मीन्स जो डी एन है उसकी वैल्यू ई टू द पावर माइनस यू बाई के टी इंटू डी ओमेगा की प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे डी ओमेगा क्या है? डी ओमेगा सॉलिड एंगल है, और इस सॉलिड एंगल की वैल्यू यदि हम ये फार्मूला इस फिगर को रिफ़र करें तो इस फिगर के अनुसार जो डी ओमेगा की वैल्यू दैट इज़ गिवन बाय 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। अब ये जो वैल्यू है दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल। जो अब हम देखते हैं कि जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाती है, वह डाइपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उनकी जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू होती है p cos थीटा। अर्थात यदि जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एंड दिस इज़ द जो डाइपोल मोमेंट है p उसकी डायरेक्शन है, और ये इनकी एंगल थीटा है, तो p का e की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगी दैट विल बी इक्वल टू p cos थीटा। अर्थात p का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट p cos थीटा होगी। और यहाँ पर जो dn है हमने पहले देखा तो उसकी वैल्यू dn, हैंस जो dn जो डाइपोल्स है उसका ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन में हम कंट्रीब्यूशन देखें तो ये होगा dp 0 इज इक्वल टू पी डी ओमेगा डी एन कॉस थीटा। ये क्या होगा? पी डी ओमेगा डी एन कॉस थीटा। पी कॉस थीटा क्या चीज़ है? सिंगल डाइपोल के कारण, सिंगल पी कॉस थीटा, यहाँ पे ये पी और ये कॉस थीटा सिंगल डाइपोल के कारण जो ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन है उसमें कंट्रीब्यूशन है। लेकिन यदि हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से देखें तो यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल्स है उसकी वैल्यू ये है, और इस प्रकार जो ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन में जो डी एन डाइपोल्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन को देखें तो दिस इज इक्वल टू डी पी जीरो एंड डी पी जीरो इज इक्वल टू पी डी ओमेगा डी एन कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन में इसमें हम डी ओमेगा की वैल्यू इस फार्मूले से और डी एन की वैल्यू जो पिछले पेज में हमने देखा यहाँ पर, इससे हम पुट करेंगे तो हमें डी पी जीरो इज इक्वल टू मिलेगा 2 पाई। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा ये क्या है? p की वैल्यू है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो डी ओमेगा की वैल्यू क्या है? 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। तो ये वैल्यू हम पुट किए तो 2 पाई पी ई टू द पावर पी ई कॉस थीटा बाई के टी इंटू कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। This is the value of dp0 by putting the value of d omega and dn from this equation and from this equation। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो पोलराइजेशन है उसकी एवरेज कंट्रीब्यूशन को हम कैसे निकालेंगे। ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन पर एवरेज कंट्रीब्यूशन, तो पी एवरेज की वैल्यू होगा टोटल पोलराइजेशन ड्यू टू ऑल डाइपोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाइपोल। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं टोटल पोलराइजेशन ड्यू टू ऑल डाइपोल्स, तो सभी डाइपोल्स के कारण जो पोलराइजेशन के निकालें तो इसको हम 0 से पाई तक इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। तो p इंटू 0 टू पाई एक्सपोनेंशियल पी ई कॉस थीटा अपन के टी कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, और टोटल नंबर ऑफ डाइपोल्स इसको भी इंटीग्रेट करें तो 0 से पाई से लिमिट लेंगे तो एक्सपोनेंशियल पी ई कॉस थीटा के टी साइन थीटा
डी थीटा। अब यहाँ पर हम इसकी जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पी ई कॉस थीटा है, उसके पी ई बाई के टी है, उसकी जगह में हम बीटा मान लेते हैं और कॉस थीटा की जगह में हम वाई एज्यूम कर लेते हैं। तो इन दैट केस पी एवरेज विल बी इक्वल टू पी इंटू वाई इंटू ई टू द पावर बीटा वाई डी वाई, और इसकी लिमिट होगा +1 से -1। सिमिलरली नीचे वाला टर्म्स हो जाएगा एक्सपोनेंशियल बीटा वाई डी वाई लिमिट +1 टू -1। अब इसको हम इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट करने पर हमें मिलेगा पी, ये पी को हम नीचे ले आए, पी एवरेज अपन पी, और एंड दिस विल बी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल बीटा प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा अपन एक्सपोनेंशियल बीटा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा -1 / बीटा। इसको इंटीग्रेट करने पर हमें ये प्राप्त होती है। और चूंकि ये वैल्यू हमें किसका है, कॉट हाइपरबोलिक बीटा की वैल्यू है, इसलिए दिस इज कॉट हाइपरबोलिक बीटा और -1 / बीटा होगी। और इस प्रकार जो ये वैल्यू प्राप्त हुई है दिस इज एल बीटा, और एल बीटा इज कॉल्ड लैंजविन फंक्शन। जो एल बीटा है उसे हम लैंजविन फंक्शन कहते हैं। अब फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड्स दैट आर नॉट टू हाई एंड फॉर टेम्परेचर नॉट टू लो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हाई ना हो और जो टेम्परेचर है ज़्यादा कम ना हो, तो उस केस में एल बीटा इज गिवन बाय बीटा बाई 3। जो लैंजविन फंक्शन है उसकी वैल्यू बीटा बाई 3 की इक्वल होती है। कब के केस में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा हाई ना हो और टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा लो ना हो, तो इन दैट केस एल बीटा इज इक्वल टू बीटा बाई 3। तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू यदि हम पुट करें, बीटा की ये वैल्यू पुट करें, बीटा की वैल्यू कहाँ से, यहाँ से, तो उस केस में एल बीटा इज इक्वल टू पी अपन 3 के टी, और पी एवरेज की वैल्यू यहाँ पर एल बीटा की वैल्यू, ये एल बीटा की वैल्यू हमें मिल गया पी ई बाई 3 के टी। अब यहाँ पर एल बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो जो पी एवरेज है उसकी वैल्यू हो जाएगा पी स्क्वायर ई अपन 3 के टी। तो यहाँ पर टोटल ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक, अर्थात जो यूनिट वॉल्यूम की जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू को ही हम टोटल ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन कहेंगे। और उसकी वैल्यू क्या होगा, इसमें हम n की मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा पी ओ इज इक्वल टू पी एन इंटू पी एवरेज, एंड विच इज इक्वल टू एन पी स्क्वायर ई अपन 3 के टी, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस फार्मूले से हम ये कह सकते हैं कि जो ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन है वह जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट है P उसकी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस फार्मूले से हम ये कह सकते हैं कि ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द परमानेंट डाइपोल मोमेंट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अर्थात यहाँ पर पीओ की वैल्यू हमें ये प्राप्त हुई है एन पी स्क्वायर ई अपन 3 के टी। यदि यहाँ पर ई को हम अलग करें तो इस केस में एन अल्फ़ा 0 ई होगा, जहाँ पे जो अल्फ़ा 0 है उसे हम ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। और यहाँ ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू किसके इक्वल है, अल्फ़ा 0 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 3 के टी, अर्थात पी अल्फ़ा 0 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 3 के टी। लेकिन यदि p की वैल्यू देखें, जो पोलराइजेशन है उसकी वैल्यू देखें, तो दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर माइनस 1 इंटू ई होता है। तो इसके अनुसार यदि हम देखें कि जो ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन का कंट्रीब्यूशन देखें तो हम देखते हैं कि पी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1 इंटू ई। और अब इस इक्वेशन से यदि हम देखें
तो दिस इज इक्वल टू, ये P की वैल्यू है, ये भी P की वैल्यू है। तो इस केस में हम देखेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन पी स्क्वायर बाई 3 KT, अर्थात ये E और ये E कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर माइनस 1 इज इक्वल टू होगा एन पी स्क्वायर बाई 3 KT। तो फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन, और ये ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन में हमने ये देखा कि ये केवल पोलर जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं उसमें प्राप्त होती है। इसमें जो डाइलेक्ट्रिक्स है वह पोलर जो डाइलेक्ट्रिक्स के एटम्स हैं वह इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर वो इसमें रोटेशन होती है, और जिसके कारण वह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो इस केस में जो पोलराइजेशन है उसे हम ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन कहते हैं, और यहाँ पर हमने ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन के लिए फार्मूला और ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी के लिए फार्मूला डिराइव किए। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में बस इतना ही। जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तक के लिए ओके।